Hello friends, welcome to PUSR Physics. Today our topic is capacitor with partial field dielectric. तो पार्शियल फील्ड डायरेक्ट्रिक का क्या मटेरियल होता है कि भाई देखिए कि पहले हमने दो कंडक्टर कंसीडर कर लिया ऐसे, तो हम उसको बोलते हैं भाई कैपेसिटर। वो तो आपको मालूम है भाई, उसके बीच का डिस्टेंस हमने रख दिया d और उसका एरिया होता है a। अगर ये दोनों प्लेट के बीच में हमने वैक्यूम रखा हुआ है, मीन्स का एक एटमोस्फियर रखा हुआ है, तो उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको मिल रही थी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ओके, ध्यान अपन हम क्या पुट करते थे भाई, उसकी दोनों प्लेट के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट कर दिया। भाई अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट किया तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो उसकी कैपेसिटेंस की रेंज क्या होती जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है। अगर कैपेसिटर की रेंज इंक्रीज हो जाती है तो वो कैपेसिटर क्या होती है कि भाई कैपेसिटर इज स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगी। वो किसके फॉर्म में वो स्टोर करती है कि भाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में वो स्टोर करती है, चार्ज के फॉर्म में वो स्टोर करती है। तो आपका कैपेसिटर एक और चार्ज आपका स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो उसकी रेंज आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट करने से, ठीक है। ओके, तो वो कैपेसिटर की जो इक्वेशन फाइंड आउट होगी, वो इक्वेशन क्या फाइंड आउट होगी आपकी, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। बट अभी आपका क्वेश्चन क्या है, अभी आपका क्वेश्चन ऐसा है कि भाई आपके पास दो कंडक्टर अवेलेबल है, आपको एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपको पुट करना है, बट आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपको एक फुल मींस के पुट नहीं करना है, आपका उसका गैपिंग आपको फुल फिलअप नहीं करना है। तो आपको ओनली फॉर क्या पुट करना है, उसकी एक टी थिकनेस का स्लॉट ही आपको यहाँ पे पुट करना है। ये दो कंडक्टर की बीच में आपको एक टी थिकनेस वाला स्लॉट ही आपको पुट करना है। अगर आपने ऐसा किया, बट आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दोनों कंडक्टर के बीच में आपने रखा, अगर दोनों कंडक्टर के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा तो कैपेसिटर की वैल्यू वो जो एयर के कंपैरिजन में तो ज़्यादा होगी ही, बट आपने जो फुल फिलअप किया होगा तो उसकी कंपैरिजन में वो डिक्रीज आएगी। क्या रहा है, उसकी कंपैरिजन में उसकी वैल्यू डिक्रीज आती है। तो उसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी में कोई थियरी अवेलेबल नहीं है, बट ये जो थियरी मीन्स के उसका जो इक्वेशन है, उसका इक्वेशन आप न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हो। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो न्यूमेरिकल ए वाली इक्वेशन से सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको ए इक्वेशन आपको देखना है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको दूसरा भी क्या देखना है कि भाई अगर आपके पास दो कंडक्टर मीन्स का एक प्लेट अवेलेबल है, उसके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही रख सकते हो क्या, और दूसरा आप मटेरियल नहीं रख सकते हो कि भाई उससे भी हमारा कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती। ओके, तो आप दूसरा भी मटेरियल रख सकते हो। कैसा दूसरा मटेरियल, आपने एक मेटल को सीट रख दिया, आपने क्या रख दिया, एक मेटल सीट। ओके, तो आपने एक ऐसा एक मेटल सीट उसकी बीच में आपने रख दिया, तो उसके लिए भी उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो भी आपको निकालना है। ध्यान पर आपको क्या देखना है कि भाई आपके पास दो कंडक्टर अवेलेबल है या दो कैपेसिटर अवेलेबल है। ये दोनों कंडक्टर और कैपेसिटर को आप ज्वाइन करते हो, तब इसमें से एक में से दूसरे में जो आपका चार्ज का फ्लो होगा, भाई किस में आपका चार्ज जाएगा, एक हाई पोटेंशियल टू बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी में आपका चार्ज आता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि भाई उसका कैपेसिटर है ए और उसकी मीन्स का कैपेसिटर की हमने नाम दे दिया ए, दिस इज द कैपेसिटर इज बी। तो हमने मान लिया कि भाई बी का पोटेंशियल इज इंक्रीज, तो आपका चार्ज क्या कैसे फ्लो होगा कि भाई बी टू ए फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो बी का चार्ज डिक्रीज होने लगेगा तो उसका पोटेंशियल भी डिक्रीज होने लगेगा। आप मानिए कि भाई पहले बी का पोटेंशियल इतना था और ए का पोटेंशियल इतना था, ठीक है। तो यहाँ पर बी का पोटेंशियल डिक्रीज होने लगा और ए का पोटेंशियल इंक्रीज होने लगा, और वन टाइम ऐसा होगा कि भाई दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तब आपका चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ओके, तब उसका पोटेंशियल कितना होगा, किसका पोटेंशियल कितना होगा, भाई ए का भी पोटेंशियल कितना होगा और बी का भी पोटेंशियल कितना होगा, भाई दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा, बट उसकी वैल्यू तो चेंज होगी। और वैल्यू कितनी चेंज होगी, और ये पोटेंशियल को हम बोल सकते हैं भाई कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटर्स, उसके रिलेटेड आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, और दूसरा भी आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई अगर आपने दो कैपेसिटर कंसीडर की हुई है और कैपेसिटर की एनर्जी का इक्वेशन होता है U इज इक्वल टू 1/2 CV², उससे आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। तो हमारे पास दो कैपेसिटर अवेलेबल है C1 एंड C2, और दोनों कैपेसिटर की वैल्यू मीन्स के एनर्जी की वैल्यू अवेलेबल है 100 जूल एंड 100 जूल। देना पर हम क्या करते हैं, दोनों को हमने ऐसे कनेक्टेड कर दिया, तो हमको जो न्यू एनर्जी मिलेगी आफ्टर कनेक्टर मीन्स के दोनों कैपेसिटर को ऐसे हमने कनेक्टेड कर दिया, तो ध्यान पर हमको जो न्यू एनर्जी मिलेगी वो न्यू एनर्जी हमको कितनी मिलनी चाहिए भाई, आपके पास एनर्जी कितनी अवेलेबल थी 100 प्लस 100 मीन्स के 200। तो आपको एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए, आउटपुट एनर्जी 200 मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने दो कैपेसिटर ऐसे ही आपने कनेक्टेड किया है,
ख्याल आया। बट आपको एनर्जी 200 नहीं मिलेगी, आपकी एनर्जी डिक्रीज होगी। वो क्यों एनर्जी डिक्रीज हुई, ख्याल आया। क्योंकि वो एनर्जी क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि आपका मीन्स के दोनों कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर जब वो चार्ज होता है, मीन्स के दोनों कैपेसिटर आपने मीन्स के कनेक्टेड किया है, तब आपका चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज का जब फ्लो होता है तब वो चार्ज फ्लो कराने के लिए आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ख्याल आया। चार्ज फ्लो कराने के लिए आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और जितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है इतनी एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इतनी एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। सपोज कि यहाँ पे आपका टोटल एनर्जी आपने दे रखी थी बाई 200 जूल, बट आपको आउटपुट मिल रही है बाई 180 जूल, तो 20 जूल एनर्जी आपकी किस में यूज़ हुई, जब आपका चार्ज का मीन्स के फ्लो होता है तब उसकी एनर्जी मीन्स के वेस्ट हो जाती है, तब उसकी एनर्जी यूज़ होती है चार्ज को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या देखना है कि भाई हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होता है कैपेसिटर के लिए, वो इक्वेशन होता है 1/2 QE। बट आप कैपेसिटर को जब उसको चार्ज देते हो, मीन्स कि आप कैपेसिटर को चार्जिंग करवाते हो, कैपेसिटर का आप चार्ज करवाते हो एक बैटरी के साथ, ठीक है। तो बैटरी में से आप कितनी एनर्जी लोगे, भाई बैटरी में से आप एनर्जी लेते हो बाई QV, बट आपका कैपेसिटर की एनर्जी तो होती है बाई 1/2 QV। तो हाफ एनर्जी उसकी क्या कहाँ पे चली गई, तो उसकी हाफ एनर्जी जब आपका चार्ज ऐसे के कंडक्टर में फ्लो होता है, तो और कंडक्टर के पास होता है बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टर में वो फ्लो होता है और रेजिस्टेंस का उसको क्या करना पड़ेगा भाई, अपोज करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस के साथ उसका कोलिजन होगा, अगर उसका कोलिजन होगा तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी हाफ जितनी एनर्जी एक टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स के यहाँ पे एक टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आपकी एक हाफ एनर्जी एक मीन्स के टेम्परेचर में कन्वर्ट हो गई, देन पर दूसरी हाफ एनर्जी आपके कैपेसिटर में स्टोर हो गई। बट आपने बैटरी में से कितनी एनर्जी दी उसको, U = QV एनर्जी दी, बट आपका कैपेसिटर कितनी फाइन आउट करती है, 1/2 QV फाइन आउट करती है, ठीक है। ओके, तो वो भी आपको देखना है। ओके, तो ये जो सारी मीन्स के जो सारे फिनोमिना आपने बताया, वो सभी सारा फिनोमिना ये NCERT में अवेलेबल नहीं है, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। टुडे टॉपिक कैपेसिटेंस विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। तो हमने आगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन में निकाला था कि भाई ऐसे हमारे दो पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट ऐसी और दूसरी प्लेट ऐसी, ठीक है। ये प्लेट सपोज क्या होती है पॉजिटिव और ये प्लेट होती है नेगेटिव, क्योंकि आप ए वाली प्लेट को आप चार्ज दे रहे हो, ठीक है। तो आपको ए वाली प्लेट को आपने चार्ज दे दिया पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें हो जाएगा इंडक्शन और इसमें हो जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। तो उसको क्या बोलते हैं भाई कैपेसिटर। इन दोनों प्लेट के बीच में हमने क्या रखा हुआ है, कोई भी मटेरियल में रखा नहीं हुआ है, मीन्स के उसके बीच में भाई एयर अवेलेबल है। अगर उसके बीच में एयर अवेलेबल है तो उसका इक्वेशन हमको क्या मिलता है, C = ε0A/d, वो हमने आगे डिराइव किया हुआ है, ठीक है। ध्यान पर हम दूसरा हमने कैपेसिटर निकाला था क्या, कि भाई दूसरा हमने ऐसा निकाला था कि भाई उसका बीच का जो मीडियम होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की बीच का जो मीडियम होता है, वो मीडियम में चेंज कर देता हूँ, उसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट कर दिया। ऐसे मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया, ठीक है। तो ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने से आपको मालूम है कि भाई वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है और उसका कैपेसिटेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज हो जाता है, ख्याल आया। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देती है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देती है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन्स के एटमॉस्फेयर का इक्वेशन होता है E, और उसके साथ आप रिलेशनशिप बनाओगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हो जाएगी एक K टाइम्स, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम डिक्रीज हो गई। तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल भी उसका भी K टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ख्याल आया। ओके, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस C की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। वो कैसे इंक्रीज होती है, देखिए कि भाई C = हो जाती है K × C0। C0 का क्या मीनिंग हुआ कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ द एयर, ख्याल आया। ये भी क्या कैपेसिटेंस ऑफ द एयर है। और ए वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है कि भाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एयर एंड दिस इज पोटेंशियल ऑफ द एयर, मीन्स के वैक्यूम, ख्याल आया। तो इतना मीन्स का आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है और आपका कैपेसिटेंस का इक्वेशन आपको मिलता है K∈0A/d, ठीक है। ओके, तो ये तो हमको सब कुछ आता ही था, बट अगर मेरा क्वेश्चन कैसा है कि मैंने यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट किया है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने आधा ही पुट किया है। कैसे, अब देखिए कि मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये है हमारी एक प्लेट, एक है हमारी एक दूसरी प्लेट, ठीक है। तो ये हमारी इमेज के प्लेट है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की प्लेट, और
ये हमारी प्लेट होगी एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की प्लेट, ठीक है। ओके, तो उसकी बीच में अभी क्या है कि भाई एयर है, मैं उसकी बीच में एक डायरेक्ट मटेरियल को मैं रखता हूँ, पर मैं ओनली फॉर इतना ही डायरेक्ट मटेरियल रखता हूँ, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कितना होता है, डी डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इतना मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल को रखा। मैंने जो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल को रखा है उसकी थिकनेस मैंने कंसिडर की हुई है टी, उसकी थिकनेस मैंने कंसिडर की हुई है टी। ओके, और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई दिस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के। ओके, तो आप बता सकते हो क्या कि भाई उसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस, पहले यहाँ पे हमारी एयर रखी हुई थी एयर, तब उसका कैपेसिटेंस हमको मिल रहा था एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दैन après हमने इतना डायरेक्ट मटेरियल को रखा, पूरा हमने डायरेक्ट मटेरियल को फिल नहीं किया हुआ है, ओनली फॉर हमने इतना ही रखा हुआ है। इतना रखने से क्या हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, ओबियसली इंक्रीज हो सकती है, बट वो इंक्रीज क्या इतनी हो सकती है, के टाइम्स इंक्रीज हो सकती है, वो के टाइम इंक्रीज नहीं हो सकती है। क्यों? हम के टाइम इंक्रीज कब ले पाएंगे, जब हमारा इसके डायलेक्ट मटेरियल एक फुल फिलअप हुआ हो, ठीक है। इन दोनों प्लेट के बीच में हमारा डायलेक्ट मटेरियल एक फुल आपने फिलअप किया होगा, तब आप ये सी वाला इक्वेशन, सी इज इक्वल टू के सी वाला इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस को इंक्रीज तो होगा, बट वो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू के सी जितना इंक्रीज नहीं होगा, इससे कम इंक्रीज होगा और इससे ज़्यादा इंक्रीज होगा, ऐसे आपको यहाँ पे मालूम होगा, ठीक है। ओके, तो हमको उसकी वैल्यू निकालनी है कि भाई परफेक्ट उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो पहले हमारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होती है, हमारी प्रोसेस होती है, हम पहले क्या देते हैं भाई, हमारा कैपेसिटर को हम चार्ज दे देते हैं, ठीक है। तो हमने उसको चार्ज दे दिया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल। वो पोटेंशियल का यूज़ करके हम क्या पुट कर देते हैं भाई, कैपेसिटेंस वाला इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। सपोज कि हमने चार्ज दे दिया भाई क्यू और उसका पोटेंशियल हमको मिल गया वी, तो कैपेसिटेंस का इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस का इक्वेशन हमको मिलेगा का भाई क्यू बाई वी। ओके, चलो हमको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ दे रखी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई कैपेसिटेंस विथ, देखिए आपका क्वेश्चन कोई ऐसा होता है कि भाई कैपेसिटेंस विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट किया है वो एक पार्शियली आपने पुट किया हुआ है, ठीक है। पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर एज द प्लेट एरिया इज ए। तो वो जो हमारी प्लेट है तो उसका एरिया होता है ए। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज डी। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द थिकनेस इज टी। हमने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने यहाँ पे रखा हुआ है उसकी थिकनेस है हमारी टी। और देन आफ्टर इज द इंसिडेंट के, मीन्स के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है कि भाई के है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई फाइंड द कैपेसिटेंस। तो बेसिक हमारा जो कैपेसिटेंस का इक्वेशन होता है वो बेसिक हमारा इक्वेशन क्या होता है कि भाई कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ये हमारा कैपेसिटेंस का इक्वेशन होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है कि भाई ये हमारी एयर है और ये भी हमारी मीन्स के एयर है। देन आफ्टर इस बीच में हमने क्या रखा हुआ है कि भाई बीच में हमने रखा हुआ है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से हमारा पोटेंशियल क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे कितना पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि भाई हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं भाई एयर के लिए, और देन आफ्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। तो मैं इक्वेशन ऐसे बना देता हूँ, देखिए कि भाई चार्ज अपॉन पोटेंशियल ऑफ एयर प्लस पोटेंशियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इन दोनों का मैंने क्या कर दिया भाई एडिशन। हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, पोटेंशियल ऑफ द एयर, देन आफ्टर ए भी हमारा एयर का ही है तो इतना पोर्शन पे हम ऐड कर देंगे, देन आफ्टर पोटेंशियल ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ऐसा आपको इक्वेशन मिलेगा। ओके, और चार्ज आपने यहाँ पे देखा कि भाई आपका जो चार्ज है वो एक प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर आपका चार्ज कोई प्लेट में मीन्स के कोई सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा तो हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन क्या हमको मिला था, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ का प्लेट का एरिया है ए, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ए। तो इसमें आप क्यू को सब्जेक्टिव बना दो तो क्यू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्यू के बदले मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू ए। देन आफ्टर पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए मीन्स के पोटेंशियल ऑफ एयर, हमको पोटेंशियल ऑफ एयर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई एयर वाला हमारा पोर्शन कितना है, ए मीन्स के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, तो डी माइनस में टी कर दूंगा तो बाकी का जो पोर्शन होगा वो बाकी का पोर्शन मीन्स के हमारा क्या होगा,
हमारा मीन्स के एक एयर का पोर्शन होगा, ठीक है। और दूसरा थिंग आपको यहाँ पे एक दूसरा भी इक्वेशन लगाना पड़ेगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बीच का जो रिलेशनशिप हमने निकाला था वो हमने कैसा रिलेशनशिप निकाला था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, मीन्स के उसका यूनिट हमको मिल रहा था वोल्ट पर मीटर। दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आप देखें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू यहाँ पे हम पोटेंशियल वी लगा देते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस मीन्स के डी लगा देते हैं, ठीक है। ओके, तो ऐसा यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो वी को हम सब्जेक्टिव बना देंगे, तो वी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ई इंटू डी। तो वी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ई इंटू डी। तो यहाँ पे आपको एक एयर के लिए लगाना है ना, तो एयर का यहाँ पे पोर्शन कितना है कि भाई डी माइनस टी आपको करना पड़ेगा। तो मेरा इक्वेशन ऐसे बनेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई और यहाँ पे आएगा डी माइनस टी, ठीक है। ओके, ध्यान आफ्टर यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, दूसरा पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसका, डाई इलेक्ट्रिक का। तो डाई इलेक्ट्रिक के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, ई अपॉन के हो जाती है। क्या हो जाती है, ई अपॉन के। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ ई अपॉन के, और उसका लेंथ कितनी है कि भाई उसकी लेंथ है टी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि भाई टी लिख दूंगा। ख्याल आया आपको। ओके, तो ये आपको मीन्स के दोनों का पोटेंशियल मिल गया और दोनों का पोटेंशियल आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है। देखिए कि भाई इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, ई कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि भाई दोनों सीट आपको दे रखी है, तो आपको याद है कि भाई एक प्लेन सीट की मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलती है, एक प्लेन सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपने निकाला था, ई इज इक्वल टू आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे आपको 2 प्लेन सीट दे रखी है, तो इसलिए उसका इक्वेशन क्या मिल जाएगा आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपको दोनों प्लेट के लिए ई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा है तो मैं सिग्मा को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ। तो सिग्मा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे ई इंटू एप्सिलॉन नॉट में पुट करता हूँ इंटू ए अपॉन, यहाँ से मैं ई को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ, ठीक है। और बाकी की टर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ डी माइनस टी, और यहाँ पे क्या बाकी बचेगा कि भाई टी अपॉन के, तो प्लस टी अपॉन के। देखिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और बाकी का जो हमारा इक्वेशन बचा वो इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और हमको इक्वेशन चाहिए भाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की टर्म में, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की टर्म में मुझे इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखिए कि भाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यहाँ से मैं टी को मैं सब्जेक्टिव बनाया कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस टी को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई 1। यहाँ पे मैंने माइनस लिया है, ए प्लस है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस। और टी मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन के, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन निकला कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। क्या आया, तो ये इक्वेशन आप देखें कि भाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। ओके, अगर मीन्स के यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीन्स के यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ओनली फॉर एयर अवेलेबल है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के इज इक्वल टू हो जाता है 1। वो कैसे 1 हो जाता है, वो आपको मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू क्या आई थी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं मीडियम को एप्सिलॉन नॉट ले लूँ, मीन्स के मीडियम को मैं एक फ्री स्पेस एक वैक्यूम ले लूँ, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आती है 1। तो एयर के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0, 0 हो जाता है। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई हमारी 0। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हमारे किसका इक्वेशन था, वो हमारा इक्वेशन था भाई एयर का इक्वेशन, तो आपको मिल गया, ठीक है। आपने क्या किया कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू आपने 1 पुट कर दिया। 1 क्यों पुट किया, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए क्या आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 ही आता है। देन आपने दूसरा कि भाई आपने यहाँ पे जो टी थिकनेस के लिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा था, बट मैं यहाँ पे पूरे का पूरा मैं फिल कर देता हूँ, तो टी इज इक्वल टू मैं क्या लूँगा कि भाई डी। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं यहाँ पे टी इज इक्वल टू मैं डी पुट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने टी इज इक्वल टू डी पुट कर दिया, तो डी माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म आपकी क्या हो गई कैंसिल आउट। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे देखिए कि भाई ई अपॉन के और यहाँ पे है टी, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करने वाला हूँ, डी पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डी पुट कर दिया। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी माइनस डी सो दैट 0,
और यहाँ पे डी अपॉन के, तो के कहाँ पे चला जाएगा भाई, डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये ऐसा आपको इक्वेशन मिल गया है यहाँ पे कि भाई सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर आपने पूरे का पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिलअप कर दिया तो आप टी इज इक्वल टू डी लिख सकते हो। चलाया। अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है तो आप के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, के इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1। ओके, सेकंड केस हम देखते हैं कि भाई हमारा दोनों जो कैपेसिटी का दो कंडक्टर होती है उसकी बीच में हमने एक मेटालिक प्लेट डाल दिया। जो हमारी मेटल की प्लेट होती है ना, तो मेटल की प्लेट की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाएगी। मेटल प्लेट के लिए ये कोएफिशिएंट कितना होता है, इन्फिनाइट। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा केस लिखता हूँ कि भाई इफ मेटल प्लेट हैज़ थिकनेस इज टी। हमने जो मेटल प्लेट कंसीडर की हुई है उसकी थिकनेस है टी। ओके, तो इफ मेटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू इन्फिनाइट होती है, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, तो आप देखिए कि भाई उसकी फिगर इस टाइप की होगी। मैंने यहाँ पे दो प्लेट कंसीडर की, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव, और उसकी बीच में मैंने क्या पुट कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट पुट कर दी। ये आपके एक डाइलेक्ट्रिक में इसके कोई एक मटेरियल की प्लेट है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक की नहीं बट कोई एक मटेरियल की प्लेट है। ठीक है, आपको यहाँ पे मटेरियल की प्लेट को पुट करना है और उसकी बीच का डिस्टेंस होता है भाई डी, और उसकी थिकनेस हमने कंसीडर की हुई है टी। ओके, तो आपका जो इक्वेशन आ रहा था डाइलेक्ट्रिक के लिए, वो डाइलेक्ट्रिक का इक्वेशन आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट किया है तो ठीक है, तो उसका इक्वेशन आपको ऐसे मिल रहा था कि भाई सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपका डाइलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, बट मेरा मीन्स के वो जो इक्वेशन था वो अगले वाला वीडियो में था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक के लिए था। ओके, तो ध्यान आपने मुझे मटेरियल के लिए बनाना के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई के इज इक्वल टू इन्फिनाइट पुट करना पड़ेगा। तो ए इक्वेशन में मैं के इज इक्वल टू इन्फिनाइट पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा कैपेसिटर में हमने यहाँ पे एक मटेरियल की एक मेटल सीट रखी हुई है। क्या रखा हुआ है? एक मेटल सीट रखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि ए इन्फिनाइट हो जाएगा और टी अपॉन इन्फिनाइट इज इक्वल टू होता है 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया कि भाई C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। हम उसको डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे कि भाई पहले हमारा जो इक्वेशन था कैपेसिटर का इक्वेशन क्या हमारा होता है कि भाई C डैश इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ Q अपॉन वी। और यहाँ पे हम पोटेंशियल किस किस का हम काउंट करेंगे भाई, एयर के लिए और ये मेटल शीट के लिए। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एयर प्लस पोटेंशियल ऑफ मेटल प्लेट, मतलब इसके VM। ठीक है, और देन अपने सिग्मा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, उसका भी एरिया ए ही होता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा इंटू ए अपॉन VM अप प्लस VM। ठीक है, VA प्लस VM मीन्स के पोटेंशियल ऑफ एयर प्लस पोटेंशियल ऑफ मेटल। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ एयर मीन्स के आपका रिलेशनशिप होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो आप V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E इंटू डी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी भाई, E होगी, और ये कितना एरिया होता है एटमॉस्फेयर का, D माइनस टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई सिग्मा इंटू ए अपॉन E इंटू यहाँ पे आ जाएगा D माइनस टी। ओके, देन आफ्टर ये मटेरियल है आपका एक मेटल है, तो मेटल के इनसाइड मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो इनसाइड हमारा मेल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। मटेरियल के इनसाइड आपने देखा कि भाई स्फेरिकल शेल की इनसाइड हमारा मीन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो ये भी हमारी एक मेटल ही सरफेस ही अवेलेबल है ना, तो मेटल सरफेस की इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगा, तो उसका पोटेंशियल भी हमको क्या मिलेगा भाई, 0 ही मिलने वाला है। चला यार, देन आप सिग्मा इज इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों सीट के लिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू आप पुट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए E इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन E इंटू डी माइनस टी। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो गया कि भाई C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, दिस इज योर कैपेसिटर। एक कैपेसिटर आपका किसका फाइंड आउट हुआ, अगर आपने मेटल शीट कंसिडर की हुई है तो अब ये वाला आपका इक्वेशन आएगा।
मेटल शीट के लिए आपको क्या याद रखना है कि भाई मेटल शीट के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है कि भाई उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है वो इन्फिनिट होता है, और सभी की मेथड आपको सेम ही करनी है। जो आगे वाली मेथड आपने अपनाई थी वही मेथड आपको करनी है। आपको पहले क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज आपने कितना दिया, देन पर वो चार्ज देने से आपका पोटेंशियल की वैल्यू में कितना चेंज आता है, देन पर आपको चार्ज पर पोटेंशियल कर देना है तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्वाइनिंग द टू कंडक्टर, ज्वाइनिंग टू कंडक्टर या मीन्स के कैपेसिटर। ठीक है, ओके। तो हमारे पास सपोज के हमारे पास मीन्स के टू बॉडी अवेलेबल है, ऐसे हमारे पास टू बॉडी अवेलेबल है कि भाई दिस बॉडी इज ए एंड दिस बॉडी इज बी, दोनों अनचार्ज है, दोनों अनचार्ज है, और आप उसको कनेक्ट करोगे तो उसमें कोई होने वाला नहीं है। बट ये दोनों क्या है कि भाई दोनों के पास चार्ज अवेलेबल है, उसके पास भी चार्ज अवेलेबल है और उसके पास भी चार्ज अवेलेबल है, और इसमें पास चार्ज अवेलेबल है तो उसका भी कोई पोटेंशियल होगा वी, और उसके पास भी पोटेंशियल होगा वी डैश। देन आफ्टर हम उसको क्या कर देते भाई, ज्वाइन कर देते, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। ऐसे ज्वाइन करने से क्या होगा कि भाई उसके पास पोटेंशियल है इसलिए वो क्या करेगा, उसके पास पोटेंशियल है इसलिए वो अपनी तरफ से वो ताकत लगाएगा कि भाई बी की तरफ। ठीक है, वो बी क्या करेगा भाई, बी भी ताकत लगाएगा ए की तरफ, क्योंकि बी के पास भी एनर्जी अवेलेबल है, बी के पास पोटेंशियल अवेलेबल है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि भाई उसके पास एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है, तो वो भी क्या कर सकता है भाई, उस पर फोर्स लगा सकता है और ए भी उसके फोर्स लगा सकता है। तो ए और बी को जब चार्ज अवेलेबल है तब उसको हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो चार्ज होता है वो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। कब हमारा चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जब मीन्स के हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में, इन दोनों में से कोई भी एक बॉडी पे मीन्स के आपका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और एक बॉडी का पोटेंशियल कम होगा। अगर आप मान लीजिए कि भाई वी डैश है, उसका पोटेंशियल मीन्स के मैक्सिमम है, वी पोटेंशियल से उसका पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो यहाँ से आपका चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होता है तो बी का पोटेंशियल डिक्रीज होता है और ए का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और मीन्स के दोनों बैलेंस हो जाता है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तब हमारा जो चार्ज का फ्लो हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। क्या है, जब हमारा चार्ज का फ्लो हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। तो वो वाली जो हमारी मीन्स के प्रोसेस होती है जब हम ज्वाइनिंग टू कंडक्टर करते हैं तब। ओके, तो वो प्रोसेस हमको देखनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई हमारे पास वन कंडक्टर अवेलेबल है, वन कंडक्टर हैज़ चार्ज, उसका चार्ज हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई दिस चार्ज इज Q1। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, C1V1। देन आफ्टर सेकेंड कंडक्टर हैज़ अ चार्ज Q2 इज इक्वल टू C2V2। और यहाँ पे हमने एक कंडीशन ले लिया कि भाई पोटेंशियल ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन ऑफ पोटेंशियल ऑफ दी वन, मीन्स के हमारा जो सेकेंड वाली बॉडी है उसका पोटेंशियल मैक्सिमम है फर्स्ट वाली बॉडी से। ठीक है, ओके। तो चार्ज कैसे फ्लो होगा कि भाई चार्ज फ्लो फ्रॉम कंडक्टर सेकेंड टू फर्स्ट कंडक्टर। ठीक है, आपका चार्ज का फ्लो सेकेंड टू फर्स्ट कंडक्टर होगा। With this, their potential is also change। ठीक है, उसका पोटेंशियल चेंज होगा। हमने क्या किया कि भाई उसका चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो प्रोसेस कीप ऑन द गोइंग, तो वो प्रोसेस कब तक हमारी स्टार्ट होती, मीन्स के हमारा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तब तक हमारी ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चालू ही रहने वाली है। ठीक है, तो प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग दिस अ कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ये आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी प्रोसेस मीन्स के जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं मिल जाता तब तक आपकी ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो हम कॉमन पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, हमको निकालना है कि कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का जो साइन होता है मैं यहाँ पे साइन लिख देता हूँ कि भाई VC, कॉमन पोटेंशियल इज VC। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि भाई Q इज इक्वल टू CV हमारा इक्वेशन है, तो V इज इक्वल टू Q/C होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटर। भाई टोटल चार्ज कितना होगा, भाई टोटल चार्ज हमारा Q1 प्लस Q2 होगा। देन आपका कैपेसिटर कितना होगा, C1 प्लस C2। तो Q1 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे C1V1
प्लस C2V2 अपॉन यहाँ पे आएगा C1+C2 आएगा। ख्याल आया? ओके, तो ऐसे करने से हमारा कौन कौन सी वैल्यू चेंज हो जाएगी? हमने जब दो कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया तब हमारी कौन कौन सी वैल्यू चेंज होती थी कि भाई चार्ज की वैल्यू चेंज होती, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता था। देन आफ्टर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। देन आफ्टर कैपेसिटर। ओके, तो चार्ज तो कैसे इसके फ्लो होगा? कंजर्वेशन के लो से हमारा चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, कंजर्वेशन लो हमारा क्या बोलता है कि भाई कंजर्वेशन लो हमारा ये बोलता है कि भाई हमारा चार्ज ओनली फॉर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, देन आफ्टर ये पोटेंशियल हमारा Vc हो जाएगा, एक कॉमन पोटेंशियल, और हमारा कैपेसिटर क्या बनेगा भाई C1+C2, मीन्स के कंबाइंड आपका कैपेसिटर बनेगा C1+C2। ओके ओके, देन आफ्टर हमको ये भी देखना है कि जब हम दोनों कैपेसिटर को हम कंबाइन करते हैं, दोनों कंडक्टर या दोनों कैपेसिटर को जब हम कंबाइन करते हैं तब हमारा चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, चार्ज का फ्लो होकर उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और वापस में एक ऐसा टाइम आएगा कि भाई दोनों का पोटेंशियल क्या बन गया? सेम। और वो पोटेंशियल क्या हम कहलाएंगे भाई? कॉमन पोटेंशियल। और उसका इक्वेशन मैंने यहाँ पे निकाला C1V1+C2V2 अपॉन C1+C2। ओके, देन आफ्टर जब भी हमारा मिसके चार्ज का फ्लो होता है, अब हम देखने वाले कि भाई हमारा एनर्जी का मिसके लॉस्ट होगा या नहीं होगा। हमारा वन कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है? 1/2CV², और सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी भी क्या होती है? 1/2CV²। हमने ऐसा मान लिया कि भाई हमारे पास दो कैपेसिटर है, दोनों की एनर्जी हमारे पास है 100। देन पर हमने क्या कर दिया? दोनों को कंबाइन कर दिया, तो हमको टोटल एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए? 200, बट हमको 200 नहीं मिल रही है। तो क्या 200 से ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? भाई 200 से कम आपको एनर्जी मिलेगी, 180 या 170 समथिंग आपको एनर्जी मिल रही है। तो जो बाकी की जो एनर्जी है वो एनर्जी क्यों लॉस्ट हो रही है? अगर इतनी आपको एनर्जी मिल रही है तो इसका कोई आपको मैथमेटिकली आपके पास प्रूफ है, वो आपको प्रूफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई एनर्जी इज लॉस्ट। एनर्जी कैसे लॉस्ट होती है? देखिए, एनर्जी इज लॉस्ट। ओके, तो हमने क्या कंसिडर कर लिया कि भाई हमारे पास एक फर्स्ट कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर इज CB एंड V1 इज पोटेंशियल, हैज एनर्जी। तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? U इज इक्वल टू 1/C1V1²। मैं यहाँ पे U1 लिख देता हूँ क्योंकि फर्स्ट हमारा इसका कैपेसिटर है इसलिए। ठीक है, ऐसे हमको एक सेकंड कैपेसिटर के लिए हमारा कैपेसिटर होगा C2 और V2 उसका पोटेंशियल होगा, और उसकी एनर्जी हमारी UT मिसके 1/2C2V2²। ठीक है, ध्यान अपना हम क्या करते हैं भाई? उसको कंबाइन करते हैं। आफ्टर कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस, आफ्टर कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस इज, तो वापस में इसका कॉम्बिनेशन करने से उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है भाई? इंक्रीज, इसके C1+C2 हो जाता है। देन आफ्टर उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? एंड पोटेंशियल इज कॉमन, इसके Vc, तो Vc इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? C1V1+C2V2 अपॉन C1+C2। ख्याल है आपको? जब आप दो कैपेसिटर को इसके कंबाइन करते हो तब उसका पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, देन पर उसका कैपेसिटेंस हो जाता है C1+C2। तो आपको एक न्यू एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आपके पास दोनों एनर्जी थी U1+U2 1/2C2 C1V1² और U2 इज इक्वल टू 1/2C2V2², बट आपको एक न्यू एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख दे हूँ भाई U न्यू। ओके, तो उसका इक्वेशन क्या मिलेगा भाई? कैपेसिटेंस का क्या इक्वेशन होता है? 1/2CV², बट यहाँ पे हम C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? C1+C2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2C1+C2। ठीक है, तो ये हमारा 1/2C, और देना पर हमको V का स्क्वायर करना है, तो इसके VC का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए कि भाई ये हमारा C इक्विवेलेंट फाइंड आउट हुआ, तो हमारा इक्वेशन ऐसे बनेगा कि भाई 1/2C इक्विवेलेंट इंटू VC का स्क्वायर। चल आया? दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ न्यू आफ्टर कंबाइन, पोटेंशियल एनर्जी इज आफ्टर कंबाइन। तो 1/2C1+C2 और यहाँ पे C1V1+C2V2 अपॉन C1+C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पे इक्वेशन मिला। ओके, देन पर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है कि भाई पहले हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पहले हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 1/2C1V1² प्लस 1/2C2V2²। देन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स के डेल्टा U, तो डेल्टा U इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है?
1/2 C1V1 स्क्वेर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वेर। ओके, देन आफ्टर माइनस, और यहाँ पे 1/2 C1 प्लस C2 और C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई यहाँ पे जो C1 प्लस C2 है और यहाँ पे C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो मैं क्या कर देता हूँ, C1 प्लस C2 को मैं एक बार भी इसके कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन मिलेगा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। ये तो सेम ही आएगा, माइनस यहाँ पे मैं 1/2 कर देता हूँ और यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलने वाला है C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर और यहाँ पे C1 प्लस C2। ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पे इक्वेशन मिला। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड में कुछ है, यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मुझे डिवाइड में भी क्या लाना है कि भाई C1 प्लस C2 हमको लाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये C1 प्लस C2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरी हम टर्म देखिए कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2। तो 1/2 को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे देखिए कि भाई क्या रहने वाला है कि भाई C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर और ये C1 प्लस C2 को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। C1 प्लस C2 को आपने मल्टीप्लिकेशन किया, देन आपने यहाँ पे माइनस। ओके, और ए परफेक्ट स्क्वायर हमका मिल रहा है A प्लस B, तो उसका स्क्वायर है, तो उसका आपका इक्वेशन क्या मिलने वाला है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, तो उसको फॉलो करके हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 और यहाँ पे डिवाइड में क्या आने वाला है, C1 प्लस C2। क्यों C1 प्लस C2 दोनों के साइड आ गए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि आपने C1 प्लस C2 को मल्टीप्लिकेशन किया हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है कि भाई नेक्स्ट स्टेप में हमको ये C1 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, देन आफ्टर C2 को इसके साथ और इसके साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई 1/2 ऐसा ही रहने वाला है। देखो मैंने यहाँ पे C1 को इसके मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर हो जाएगा, देन आफ्टर यहाँ पे C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे C1 C2 और V1 का स्क्वायर, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, सिंपल इसको इसके साथ और इसके साथ, देन आफ्टर इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया, तो आपको एक 4 टर्म मिल गई। ओके, देन मैं यहाँ पे एक माइनस को इसके इनसाइड में दे देता हूँ, तो यहाँ पे C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ए पी प्लस है तो हो जाएगा -2 C1 C2 V1 V2 एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, ये पूरे के डिवाइड में C1 प्लस C2 है। ओके, अब हमको क्या करना है कि भाई जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको हमको कैंसिल कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और यहाँ पे माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। देन आफ्टर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और यहाँ पे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी आपका क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। ठीक है, ओके, तो बाकी की जो टर्म बची वो आपको लिख देनी है। तो बाकी टर्म में आप देखिए कि भाई इसमें C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है और इसमें भी C1 C2 है, तो मैं पहले क्या कर देता हूँ, C1 C2 को कॉमन बना देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मुझे पीछे लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमको क्या पहले कॉमन लेना था, हमको कॉमन लेना था C1 C2, तो ऐसे हमने C1 C2 कॉमन ले लिया और डिवाइड में 2 था और C1 प्लस C2 हमने इनसाइड के डिवाइड में था, मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया। ठीक है, तो ऐसे आप कॉमन लेके आप V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और माइनस 2V1 V2 ऐसे आपकी टर्म बचने वाली है। ठीक है, ओके, आप देख सकते हो कि भाई C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और एक किसका इक्वेशन बना कि भाई ए परफेक्ट स्क्वायर का इक्वेशन बना V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है। ख्याल आया आपको कि भाई देखिए कि भाई मैं उसको एक अलग फॉर्मेट से मैं लिखना चाहता हूँ कि भाई 1/2 में लिख दूंगा और यहाँ पे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और यहाँ पे आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दिस इज अ डेल्टा U।
ओके, तो आपका जो डिफरेंस मिल रहा था वो डिफरेंस मीन्स के आपका क्या मिलेगा, मीन्स के पॉजिटिव मिल रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। 1/2 क्या होता है भाई, पॉजिटिव। C1 C2 कैपेसिटर की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव। और यहाँ पे आपको डिफरेंस करना है और बाद में आपको उसका स्क्वायर करना है, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, पॉजिटिव। आपका डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव। बट आपने डिफरेंस किसका किया था, आपने डिफरेंस किया था पहले वाली एनर्जी का, मीन्स के U1 + U2 और माइनस आपने किया था U न्यू, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई पहले उसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी ज़्यादा थी, देन आफ्टर कॉम्बिनेशन के बाद उसकी एनर्जी कम हो गई, इसलिए उसका डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ख्याल आया आपको, इसलिए उसका यहाँ पे डिफरेंस आपको पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको एक दूसरा भी देखना है। आपको दूसरा ए देखना है कि भाई लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब आप कैपेसिटर को चार्जिंग करते हो तब आपकी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। वो कितनी एनर्जी लॉस होती है वो हमको देखना है कि भाई लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर को हम चार्जिंग कैसे करते हैं भाई, कैपेसिटर को हमको क्या कर देना है कि बैटरी के साथ कनेक्टेड कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करता हूँ, कैपेसिटर कि दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज अ नेगेटिव प्लेट, और उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया। ओके, पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ हमने कनेक्टेड कर दिया। ये हमारी है बैटरी, ठीक है। उसका पोटेंशियल है V। तो पहले उसका पोटेंशियल कितना था, 0, क्योंकि वो अनचार्ज था। देन आफ्टर क्या होगा कि भाई पॉजिटिव प्लेट में से चार्ज आएगा, ऐसे उसमें चार्ज स्टोरेज होके जाएगा, और देन आफ्टर एक ऐसा टाइम आपको मिलेगा कि भाई उसका पोटेंशियल हो गया V = V, और उसी टाइम पे उसके पास चार्ज सपोज के था Q, ऐसा आपने मान लिया। तो उसके पास एनर्जी कितनी हो गई, तो उसके पास एनर्जी हो गई U = Q × V। आपने कितनी एनर्जी दी, उसको एनर्जी आपने दी कि भाई उसको दे दिया V पोटेंशियल और एक Q चार्ज दिया, तो उसकी एनर्जी हो गई U = QV। ओके, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही हमारा वर्क डन होता है, तो वर्क डन W = हम क्या लिख सकते हैं, QV। देन पर पोटेंशियल V = हम क्या लिख सकते हैं, उसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, बट हमारा जो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर आता है उसका इक्वेशन क्या आता है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर वो आपने डिराइव किया हुआ है कि भाई वो हमारा इक्वेशन क्या आता था, 1/2CV², बट उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। भाई CV = हम क्या लिख सकते हैं, Q। तो हमारा इक्वेशन हो गया 1/2 QV। तो यहाँ पे आपने कितनी एनर्जी दी, बैटरी में से आपने एनर्जी दी QV, तो ये कैपेसिटर में आपकी एनर्जी कितनी स्टोरेज हुई, 1/2 QV, मीन्स कि आपकी एनर्जी हाफ ही स्टोरेज हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ, आपने यहाँ पे पोटेंशियल भी V दे रखा है और चार्ज भी Q दे रखा है, तो आपने एनर्जी टोटल दे रखी है भाई QV, और आपके पास कैपेसिटर के पास एनर्जी आपने चेक की तो उसके पास एनर्जी ओनली फॉर 1/2 QV ही थी। तो आपकी हाफ एनर्जी कहाँ पे चली गई, देखिए कि भाई आपकी हाफ एनर्जी मीन्स के एक कंडक्टर में से आपका चार्ज आता है, ठीक है। तो कंडक्टर में से मीन्स के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने के लिए आपकी एनर्जी लॉस्ट होगी। आपका चार्ज को एक पॉजिटिव टर्मिनल से कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने के लिए एनर्जी एक लॉस्ट होती है। क्यों एनर्जी लॉस्ट होती है, क्योंकि वो कंडक्टर के इनसाइड भी रेजिस्टेंस होता है, आपका कंडक्टर विदाउट रेजिस्टेंस का नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो कि भाई आपका वो जो सिंपल तार होता है ना, वो सिंपल तार एक हीटअप होने लगता है। तो आपकी जो एनर्जी लॉस्ट हुई है 1/2 QV, वो 1/2 QV आपकी एनर्जी एक हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है और एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाती है। क्या लाया, एक मिसके एक वेव के फॉर्म में वो ट्रैवलिंग कर जाती है, ठीक है। इसलिए आपके पास कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होती है, 1/2 QV जितनी एनर्जी होती है, बट आप बैटरी में से कितनी एनर्जी दे रहे हो, U = QV। यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल भाई डिक्रीज होगा, पर आपने तो उसको चार्ज दे दिया कैपेसिटर को, उसका भी चार्ज डिक्रीज होना चाहिए ना। नो, कैपेसिटर मीन्स के आपका बैटरी का पोटेंशियल मीन्स के डिक्रीज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारी बैटरी क्या होती है भाई, सोर्स होता है, वो दूसरा पोटेंशियल वो बना लेगा, एक केमिकल रिएक्शन करके वो एक दूसरा पोटेंशियल बना देता है। ख्याल आया, ओके।